नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज जो हमारी क्लास है वो भारतीय संविधान के बारे में है। पिछली क्लासों में हमने जो पढ़ा, जिसमें हमने भारतीय संविधान के शुरुआती एक्टों के बारे में, जो ब्रिटिश संविधान के द्वारा जारी हुए हैं, उन सब के बारे में चर्चा कर रहे थे। 1932 गोलमेज सम्मेलनों तक हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने 1919 का भारत शासन अधिनियम तक वो हमारा हो चुका था। उसके बाद जो नोट बनाकर कुछ बातें थी वो हमने चर्चा में लिखी, जो भारतीय संविधान के साथ साथ भारतीय इतिहास, आधुनिक इतिहास में जो कल्पनाएं हुई हैं उनसे जुड़ती हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरी क्लास पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1934 की। भारत में सबसे पहले या सर्वप्रथम, सीधा हिंदी लिख देते हैं, सर्वप्रथम कानूनी रूप से संविधान की मांग। 1934 में भारत में सर्वप्रथम कानूनी रूप से संविधान की मांग हुई। करने वाले कौन थे? M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा सबसे पहले 1934 में कानूनी रूप से संविधान की मांग हुई। 1919 का भारत शासन अधिनियम रहा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के उपलक्ष्य में साइमन कमीशन आया, लाहौर का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के बाद गोलमेज सम्मेलन हुए। जब कई सारे कारणों की वजह से भारतीय जनता संतुष्ट नहीं हो पा रही थी, तो भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश शासन ने एक नया अधिनियम लाया, जिसे 1935 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे, जो 1 अप्रैल 1937 से शुरू हुआ। यानी इसका जो काम है वो कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1937 से शुरू हुआ। और इतना याद रखना, भारत के आजाद होने तक, अंत तक जो एक्ट भारत में, कानून जो लागू रहा, जो संविधान भारत में चलता रहा, वो 1 अप्रैल 1937 से शुरू हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था सर? भारत शासन अधिनियम था। चलिए, यह जो संविधान है, यानी कि ये जो संविधान हुआ, उसमें 321 अनुच्छेद थे, ठीक है ना। 321 अनुच्छेदों में 451 धाराएं थी। यानी कि अनुच्छेद तो 321 थे, लेकिन उनमें जो धाराएं थी, अंदर जो धाराएं थी कुल, वो 451 धाराएं थी। 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। इसके तहत यह जो संविधान है यह आया था। कौन सा संविधान या कौन सा कानून आया था? 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। इसमें सबसे पहले अखिल भारतीय संघ की स्थापना, हम एक एक करके इसको लिखेंगे, प्रमुख है, आते रहते हैं क्वेश्चन। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अच्छा, अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना हुई है वो कौन से कानून के तहत हुई है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई है, जिसमें राज्य और रियासत दोनों को जोड़ करके एक इकाई बनाया गया। राज्य प्लस रियासत को जोड़ करके एक इकाई बनाया गया। किसमें बनाया गया था? तो भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना में 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ये किया गया। इतना भी याद रखना कि इसमें देशी रियासतों ने इंकार कर दिया था। नोट लगा करके लिख लीजिए, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना में मिलने से देशी रियासतों के शासकों ने बिल्कुल मना कर दिया था। देशी रियासत के शासकों ने बिल्कुल मना कर दिया था। अखिल भारतीय संघ की 3 सूचियां बनी। कितनी सूची बनी? 3, जिसमें एक थी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी सूची थी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन तीनों सूचियों में अलग अलग विषय दिए गए। केंद्र को अलग विषय दिए गए, राज्यों को अलग विषय दिए गए और समवर्ती सूचियों को अलग विषय दिए गए। केंद्र को दिए गए थे 59 विषय, संघ सूची में विषय आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट कितने थे? कुल टोटल मतलब कार्य कितने थे? 59 विषय थे। इसमें दिए थे 56 विषय। कितने दिए थे? 56। राज्य सूची में दिए थे 56 विषय, 54 दिए थे, 54 दिए थे। लेकिन इसमें दिए थे इन्होंने 36 विषय। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36 विषय।
और अच्छा, जो अवशिष्ट विषय हैं, जो बचे कुछ विषय हैं, अवशिष्ट विषय हैं, वो सीधे किसके पास चले गए? वायसराय के पास। अरे यहीं से तो हमारे संविधान बनेंगे, देखना ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हो हमारे संविधान में, जो वर्तमान का जो संविधान चल रहा है उसमें आएंगी, तब आप समझ जाएंगे हाँ हमने ये कोई चर्चा कहीं पढ़ी है। तो 3 सूची बनाई गई, संघ सूची के 59 विषय, राज्य सूची के 54 विषय, समवर्ती सूची के 36 विषय और अवशिष्ट विषय किसको दे दिए? वायसराय को। इन्होंने क्या किया, जो प्रांतों में, आपको याद है प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में जो द्वैध शासन था, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त किया, समाप्त, केंद्रों में लागू, केंद्र में लागू, परंतु कभी लागू नहीं हुआ। कभी लागू नहीं हुआ, कभी लागू नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से भोजपुरी भाषा में कंट्रोल करूं कभी कभी। तो केंद्र में लागू, परंतु कभी भी लागू नहीं हुआ। यह केंद्रों में भी, प्रांतों में द्वैध शासन था उसे तो समाप्ति कर दिया, लेकिन केंद्र में लागू किया गया, लेकिन वो केंद्र में भी कभी लागू नहीं हुआ था, केंद्र में भी कभी लागू नहीं हुआ था। देखिए इसमें एक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमने उस अधिनियम में पढ़ा था 1919 के में, जिसमें यूरोपियों को, आंग्लो समुदायों को, सिखों को, मुसलमानों को अलग से लड़ने की अनुमति दी गई थी चुनाव। इसमें दलितों को, मजदूरों को व महिलाओं को भी लड़ने की अनुमति दी गई, महिलाओं को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई, चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। यह अनुमति पहले इनके पास नहीं थी। महिलाओं को मत देने का अधिकार था लेकिन चुनाव लड़ने का नहीं था। लेकिन यहाँ पर दलितों को भी, मजदूरों को भी, महिलाओं को भी चुनाव लड़ने की अनुमति दिए जाने के साथ साथ इन्होंने मत का तो अधिकार था ही था, और यह निश्चित कर दिया कि जो व्यक्ति जिस दल का है, जो व्यक्ति जिस वर्ग का है, जो व्यक्ति जिस जाति का है, वो उसी को वोट देगा। कौन से अधिनियम में हुआ? 1935 के भारत शासन अधिनियम में हुआ। ये भी बताते हैं कि मताधिकार का विकास हुआ था, मताधिकार का विकास इसी अधिनियम के तहत हुआ, और लगभग 10% जनसंख्या, आज जो पूरी जनसंख्या वोट देती है वो 10% जनसंख्या ने वोट दी या वोट देने का अधिकारी बना, वोट देने का अधिकारी बना। कितनी परसेंट जनसंख्या बनी वोट देने की अधिकारी? 10% अधिकारी। अधिकारी तो ऑफिसर वाली अधिकारी नहीं, अधिकार वाला अधिकारी का अधिकार मिला, ऐसे कर लो, ठीक है ना भाई। कब? मताधिकार का विकास कौन से अनुच्छेद के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम। 1919 में दलितों को कराया था, वो जो नहीं है दलितों को 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये अधिकार मिला था। क्लियर है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान इसी में आया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान, अगर पूछा जाए बताइए साहब, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान कौन से अधिनियम के तहत पारित हुआ था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत पारित हुआ था। आपको पता है कि इसी के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना कहां हुई? दिल्ली में। बहुत अच्छी आया, लिखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना कहां हुई? दिल्ली में हुई। किसके तहत हुई? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई थी। किसके तहत हुई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई थी। संघीय लोक सेवा के साथ साथ इन्होंने क्या किया? जो संघीय लोक सेवा आयोग जो संघ में काम करता था, उसके साथ साथ इन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ इन्होंने उसके 2 सदस्य यानी कि 2 टुकड़ी बना दी संघीय लोक सेवा आयोग के नीचे। एक तो थी प्रांतीय लोक सेवा आयोग जो प्रांतों में सिविल सर्विस पर ध्यान देगी, और एक थी राज्य लोक सेवा आयोग। किसके तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग जो 1 अक्टूबर 1926 को गठित हुआ था, उसको 1 अक्टूबर 1926 को गठित होने वाले संघ लोक सेवा आयोग के नीचे 2 टुकड़ी बना दी। राज्य लोक सेवा आयोग जो राज्यों में सिविल सेवाओं पर ध्यान देंगी, प्रांतीय लोक सेवा आयोग जो प्रांतों में सिविल नियुक्तियों पर ध्यान देंगे। क्लियर है? कौन से अधिनियम के तहत हुआ? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत।
आप इसके मत लिख सकते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किन किन लोगों ने के द्वारा कौन कौन से मत दिए गए थे। तो आप लिख सकते हैं कि दासता का प्रतीक, जो दासता का प्रतीक है, इंजन रहित रेलगाड़ी है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। लिखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम, मत डाल दीजिए, मत के सामने लिखिए दासता का प्रतीक एवं इंजन रहित रेलगाड़ी किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें कहा है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पुस्तक लिख देना जवाहरलाल नेहरू की क्या कहा है, तो दासता का प्रतीक तथा इंजन रहित रेलगाड़ी कहा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने सड़ा गला और बेवकूफी रहित प्रस्ताव, सड़ा गला और बेवकूफी रहित प्रस्ताव बताया, किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने बताया था? मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के प्रमुख थे। मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको सड़ा गला और बेवकूफ रहित या अस्वीकृति योग्य प्रस्ताव बताया था। बेवकूफी रहित अस्वीकृति योग्य प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया था। याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 1929 में 31 दिसंबर 1929 को, उस समय जब लाहौर में अधिवेशन चल रहा था और लाहौर में ये कहा गया था कि पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं, उसी वर्ष, उसी के आसपास 1929 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखी। नोट लगा के लिखिए, 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखी थी, जिसे भारत विभाजन का आधार बताया गया है। भारत विभाजन का आधार 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा रखी गई 14 सूत्रीय मांग को बताया गया है। क्लियर है सर? कब की बात है? 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात है। 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात है। चलिए आगे चलते हैं। एक एक लाइन को लिखते जाइए, महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं। ये जो अधिनियम था, इसके लिए ये भी लिख सकते हैं आप, ये जो अधिनियम था यह अत्यंत व्यापक, जटिल एवं लंबा था। 1935 के भारत शासन अधिनियम की अग्नि नोट में लिख सकते हैं कि यह अधिनियम अत्यंत व्यापक, जटिल एवं लंबा अधिनियम था। कौन सा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1936 में कांग्रेस ने बिना बाहरी हस्तक्षेप के 1936 में कांग्रेस ने बिना बाहरी हस्तक्षेप के संविधान बनाने की मांग की। संविधान बनाने की बात कही। कब कही? 1936 में। किसने कही? कांग्रेस ने। 1936 में कांग्रेस ने बिना बाहरी हस्तक्षेप के संविधान बनाने की बात कही। अब सबसे बड़ी घटना हो जाती है 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश की सहायता हमारे यहाँ के भारतीय नागरिकों ने की, भारतीय देशी रियासतों ने की थी, सब कुछ का प्रमुख प्रभाव ब्रिटिश को जीतने का कारण भारत था। एशिया में, उत्तर में, इस एरिया में शासन करने का अगर ब्रिटिश जीत पाया, इंग्लैंड जीत पाया, ब्रिटिश सरकार जीत पाई, तो उसका कारण भारतीय लोग थे, भारतीय समुदाय था। जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस ने बिल्कुल मना कर दिया, साफ स्वच्छ मना कर दिया, भैया बिल्कुल नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करो, हमको भाग ही नहीं लेना है। किसमें? दूसरे विश्व युद्ध में। मना हो गया। जब मना हो गया तो इनको मनाने के लिए एक प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को आए हुए प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो 1940 में 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव आया। लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि अगर दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम लोग तुम्हारी सभा यानी कि तुम्हारा संविधान बना लेंगे, भाई हमारा सहयोग करो। किसने कहा? लिनलिथगो। तो कहो, लिखो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों की, इसमें लिख सकते हैं लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों की मांग को स्वीकारा।
कि मांग स्वीकार ली इसने, लेकिन हमने नहीं स्वीकार किया, लेकिन भारतीयों ने नहीं स्वीकारी, भारतीयों ने लिख देते हैं, भारतीयों ने नहीं स्वीकारी, मना कर दिया, बात जा, अब तेरा कोई जरूरत ही नहीं है हमको भैया, अब तो देख लेंगे, तू जा, तू पहले वहां निपट, दूसरे विश्व युद्ध से निपट। तब की बात है 8 अगस्त 1940। अब भी नहीं मान रहे भारतीय, अंग्रेजों को अब भी चाहिए। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम भारतीयों की इच्छा अनुसार भारतीय संविधान बनाएंगे। इन्होंने कहा, क्रिप्स मिशन ने कहा कि भारतीयों की इच्छा अनुसार भारतीय संविधान बनेगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार भारतीय संविधान बनेगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार भारतीय संविधान बनेगा। अबे जावे, अब तो कोई मतलब नहीं है, संपर्क ही नहीं है, अब तो भगाना है, निश्चित कर लिया, सब विरोध में हो गए। जो लोग डोमिनेट स्टेट्स औपनिवेशिक राज्य अंग्रेजों को रखने की मांग कर रहे थे वो सब विपरीत हो गए। अब तो महात्मा गांधी तो पूर्ण रूप से विरोध कर ही रहे हैं, अब तो धनाधन विरोध कर रहे हैं। अभी आएगा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में, तो अभी तो मार्च की बात चल रही है ना, मार्च 1942 में, अभी अगस्त में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीयों की इच्छा अनुसार भारतीय संविधान बनेगा, गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक, हाँ छोटी बना देते, पोस्ट डेटेड चेक कहा, ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल गई हो। किसने कहा? गांधी ने। पोस्ट डेटेड चेक कहा, किसने? गांधी ने। महात्मा गांधी ने से पोस्ट डेटेड चेक कहा कि तो ऐसा चेक है जिसकी तारीख निकल गई। बेटा अब थारी नहीं सुनिए, तो निकालो कैसे भी हो, ठोक के भगानो ही है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के बाद ये घटना हुई। अब क्या हुआ, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है समाप्त। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो इंग्लैंड का कोई इतना बड़ा रुतबा रहता नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनता है, इनके भी चुनाव होने वाले हैं, उम्मीदवार बनता है क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी का। 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी का जो है वह व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनता है और भारतीयों का समर्थन पाने के लिए, लोगों की सहानुभूति पाने के लिए, और सच में उसने किया भी ऐसा, तो वो ये कह देता है कि अगर मैं जीत गया ना तो भारत को आजाद करके छोड़ूंगा। किसने कहा? क्लीमेंट एटली ने। भारत की अच्छी बुरी भली कैसी किस्मत पता नहीं, लेकिन क्लीमेंट एटली जीत गया। कौन जीत गया? क्लीमेंट एटली। कौन जीत गया साहब? क्लीमेंट एटली जीत गया। और क्लीमेंट एटली ने बनते ही, प्रधानमंत्री बनते ही कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी का था उसने भेजा था, 3 मंत्रियों को भेजा था। कितने मंत्रियों को भेजा था? 3। कब भेजा था? मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। किसने? क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी प्रधानमंत्री। कहां को? ब्रिटेन को। ठीक है ना साहब। इस प्रधानमंत्री ने, क्लीमेंट एटली ने 3 सदस्यीय टीम, कितनी सदस्यीय टीम? 3 सदस्यीय टीम भारत भेजी। कौन कौन थे साहब 3 सदस्यीय टीम? तीनों जरूरी है। सबसे पहले कैबिनेट मिशन में स्टेफर्ड क्रिप्स, वही जिसने क्रिप्स मिशन लाया था, वही है ये 1942 वाला स्टेफर्ड क्रिप्स, जो भारतीय सचिव ये नहीं था, भारतीय सचिव तो पैथिक लॉरेंस थे, नहीं ये नहीं था, लिखिए पैथिक लॉरेंस। दूसरे पैथिक लॉरेंस, दूसरे व्यक्ति कौन है? पैथिक लॉरेंस है। तीसरे व्यक्ति कौन है? अलेक्जेंडर है, एबी अलेक्जेंडर, एबी अलग या एलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति हैं। ये भारतीय सचिव था, याद रखना। पैथिक लॉरेंस कौन थे? भारतीय सचिव थे, उस समय भारतीय सचिव थे। तो इन तीनों के नेतृत्व में एक टीम भेजी और इस टीम का काम क्या था? भारत में संविधान सभा बनाना। क्या था इस टीम का काम?
भारत में संविधान सभा बनाना। तो भारत में संविधान सभा बनाने के लिए मार्च 1940 में क्लीमेंट लेबर पार्टी के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक टीम भेजी। क्या नाम है? कैबिनेट मिशन है। कितने सदस्य हैं? 3 है। स्टेफर्ड क्रिप्स है, पैट्रिक लॉरेंस है, एबी अलेक्जेंडर है। इनमें से पैट्रिक लॉरेंस कौन था? भारतीय सचिव था। और ये तुम्हारा ये जो स्टेफर्ड क्रिप्स है ये कौन था? तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का प्रधान था वहां पर। तो उससे मतलब नहीं, हम इसको याद रखेंगे। भारतीय सचिव कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था साहब? पैट्रिक लॉरेंस। अच्छा साहब, अब ये मिशन आ गया भारत। कब आया? 24 मार्च को। ये बन गया मार्च में। भारत कब आया? 24 मार्च 1940। 24 मार्च 1940 भारत आया, यानी कि मिशन बना वहां और भारत आ गया 24 मार्च 1940 को। ये भारत आ जाता है। अब हम इसको पहले मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं। चलिए लिखते जाइए सर, एक एक लाइन को नोट्स बनाते चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, पढ़िए। संविधान चाहे तो फर्स्ट ग्रेड के लेवल का हो, चाहे यही संविधान पटवार का हो, कोई भी एग्जाम हो, जिस तरीके से आप इस संविधान को ग्रहण करना चाहते हैं उस तरीके से ग्रहण करिए। मैं जितनी भी जानकारी संविधान के बारे में होती है, चाहे इसकी क्लासों में जो 18 घंटे की क्लास है वो चाहे 25-30 घंटे में क्यों नहीं हो, लेकिन मैं ये पूरा संविधान आपको कराऊंगा डिट्टो। चलिए साहब, भारतीय संविधान चल रहा है। अब ये 24 मार्च 1940 को मिशन आ जाता है भारत। इन्होंने क्या किया? मिशन में, कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन ने शिमला सम्मेलन किया। क्यों किया साहब शिमला सम्मेलन? भाई शिमला सम्मेलन किया इसलिए किया कि ये जितने भी दल हैं, कौन कौन आने चाहिए उसमें? दल, जितने भी राजनीतिक दल बन रहे हैं भारत में, मुस्लिम, सिख समुदाय, जितने भी दल हैं, जितने भी वर्ग हैं, मजदूर वर्ग, दलित वर्ग, जो भी वर्ग समुदाय है, या जितनी भी रियासतें हैं, उन सबको एकजुट रखने के लिए कि भाई किस तरीके से हम काम करें, आप बताओ। कैबिनेट मिशन आया, उसने सोचा, शिमला सम्मेलन किया, असफल रहा। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन ने देशी रियासतों, वर्गों को और दलों को मनाने के लिए कौन सा सम्मेलन किया था? तो शिमला सम्मेलन किया था। कब किया था? 1940 में। कब किया था? 1940 में किया था, ठीक है ना। लेकिन वह असफल रहा। मुस्लिम लीग, कांग्रेस, दल, वर्ग सबको मिलाने के लिए असफल रहा। अब इसने 16 मई 1940 को योजना प्रस्तुत की। 16 मई 1940 को योजना प्रस्तुत की इसने कि भाई कैसे कैसे क्या करेंगे। तो योजना प्रस्तुत की। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2। कितने भागों में? 2 भागों में। चलिए इसे लिख लेते हैं। पहला भाग क्या है? पहले भाग में संघीय व्यवस्था। क्या है? संघीय व्यवस्था। पहले भागों में इन्होंने कहा भाई संघ में, केंद्र में क्या होगा, संघ व्यवस्था कैसे होगी। तो इन्होंने क्या कहा कि इसमें प्रांत होंगे। कौन होंगे? प्रांत। और संघ के जो विषय होंगे वो किसके पास? संघ के जो विषय हैं, देखिए पहले ढंग से समझते हैं। संघीय व्यवस्था क्या थी? प्रांतों को स्वायत्ती शासन, यानी कि प्रांतों को खुद का शासन मिलेगा संघीय व्यवस्था के तहत, ठीक है ना भाई। संघ के विषय क्या क्या होंगे? संघ के विषय क्या क्या होंगे? संघ के विषय इनको क्या क्या मिलेंगे? तो संघ के जो विषय है वो विदेश संबंध, प्रतिरक्षा और संचार। विदेश संबंध, प्रतिरक्षा व संचार, ये क्या है? इनके विषय है। संघ जिन पर काम करेगा वो ये है। और इनके लिए वित्त पोषण भी, ठीक है ना। वित्त पोषण, ये 4 विषय दे दिए इनको। संघ को कितने विषय दे दिए? 4। विदेश संबंध, प्रतिरक्षा व संचार एवं वित्त पोषण इनको दे दिया। और अवशिष्ट विषय रियासतों के नाम। अवशिष्ट विषय, जितने भी विषय बच जाते हैं वो रियासतों को और प्रांतों को, दोनों को दे दिया। देखिए इन्होंने 2 भागों में यह योजना प्रस्तुत की। पहली व्यवस्था तो थी ये संघीय व्यवस्था, कि प्रांतों को स्वायत्ती शासन मिलेगा, इनके अपना खुद का शासन रहेगा प्रांतों में। जो केंद्र रहेगा उसके विषय रहेंगे विदेश संबंध, प्रतिरक्षा, संचार विषय, वित्त पोषण। बाकी का प्रांत अपने आप काम करेंगे। और जिन पर कोई काम नहीं करेगा उन पर रियासत और प्रांत दोनों मिलकर के काम करेंगे। ये संघीय व्यवस्था थी। दूसरा भाग संविधान सभा। दूसरा जो भाग है वो है संविधान सभा। दूसरा जो भाग है वो है संविधान सभा। संविधान सभा क्या है?
यानी कि फिर इन्होंने संविधान बनाने के लिए कि भारतीयों का संविधान कैसा बनेगा उसके लिए सभा की विशेषताएं बताई। क्या बताई? सभा की विशेषताएं। देखिए साहब कैसे कैसे संविधान सभा के संविधान सभा में कुल सदस्य होंगे 389। कुल सदस्य कितने होंगे? 389 में से 296 जो सदस्य होंगे वो होंगे ब्रिटिश प्रांत प्लस केंद्रों से। वो भी कैसे? 292 तो होंगे केंद्रों से, वो सॉरी प्रांतों से, और 4 होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। एक एक 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो नीचे लिख सकते हैं कुर्ग कर्नाटक का, बलूचिस्तान पाकिस्तान, और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान, और दिल्ली। 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो 4 तो केंद्रों से होंगे सदस्य, 292 प्रांतों से होंगे ब्रिटिश प्रांतों से, और 93 होंगे रियासतों से। यानी कि कुल मिलाकर के ये सदस्य कितने हैं? 389 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 389। संविधान सभा बनी है, इतने सदस्यों की होगी, इतने इतने होंगे बता रहे हैं अभी, ठीक है ना। कितने लाख पर? 10 लाख पर एक सदस्य। इन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। कुल मिलाकर के संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। 296 ब्रिटिश प्रांतीय जो अधिकार क्षेत्र है और केंद्र शासित प्रदेश है वहां से रहेंगे, जिनमें 292 है ब्रिटिश प्रांत से, 4 है केंद्रों से। केंद्र कौन कौन से? दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में, कुर्ग कर्नाटक में, बलूचिस्तान पाकिस्तान और दिल्ली में। और 93 होंगे देशी रियासतों से। और कैसे होंगे? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का क्या होगा? निर्वाचन होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। इन्होंने इनमें 3 संप्रदाय को मान्यता दी। 3 ग्रुप संप्रदाय, 3 ग्रुप सांप्रदायिक ग्रुप थे। कैसे कैसे थे? एक था सामान्य, एक था मुस्लिम और एक था सिख। 3 ग्रुप बना दिए, सिख, मुस्लिम, सामान्य। इसमें सामान्य में तो जितने भी हैं सब लोग सामान्य में आते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग ग्रुप था, सिखों के लिए अलग ग्रुप था, एक ग्रुप सामान्य था। सब लोग तो सामान्य में होंगे। 3 ग्रुप सांप्रदायिक बना दिए इन्होंने इन सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए 389 का। के सामान्य होंगे, बाकी के सब किन किन को छोड़ के? मुस्लिम और सिख। 2 अलग हैं, मुस्लिम और सिख के, बाकी के जितने भी वर्ग हैं वो सब किस में आएंगे? सामान्य में आएंगे। ठीक है ना भाई। तो ये पूछा जा सकता है सर कितने ग्रुप बनाए गए थे, कैसे ग्रुप थे? तो ये सारे के सारे जैसे भी ग्रुप थे वो सांप्रदायिक ग्रुप थे। कैसे ग्रुप थे सर? सांप्रदायिक ग्रुप थे। कब बनाए गए थे? संविधान सभा में 16 मई 1940 को ये जारी किए गए थे। किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा जारी किए गए थे? कैबिनेट मिशन के द्वारा। इसमें ये फिक्स कर दिया था कि जो अपना अपना व्यक्ति है, जो अपने अपने समुदाय का व्यक्ति है, वो एक वोट एक अपने संप्रदाय को ही देगा। ये फिक्स कर दिया था कि जो व्यक्ति है, यार इसमें देख लेना सांप्रदायिक वोट रहेगी। सांप्रदायिक, आप इसमें लिख सकते हैं सर सांप्रदायिक वोट रहेगी। एक एक, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट। और कैसे देगा? सांप्रदायिकता के रूप में वोट देगा। और किसको देगा? जो 389 सदस्यों का निर्वाचन होना है। ठीक है ना, क्लियर है बात। ग्रुप बनाए गए थे 3, जिसमें राज्यों का भी था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। उनमें हमको कोई कंफर्म है नहीं। अब इसको किसी ने तो स्वीकृत किया, किसी ने नहीं भी किया। ठीक है ना। तो स्वीकृत कांग्रेस ने भी कर लिया था, मुस्लिम लीग ने भी कर लिया था, सबने इसको स्वीकृत कर लिया कि चलो हम तैयार है इस योजना को। कब किया था? तो ये मैं आपको बता देता हूं, डेट भी बता देता हूं। 16 मई के बाद आती है 6 जून। 6 जून को सबने कर लिया था कांग्रेस को छोड़कर। 25 जून को कांग्रेस ने। ठीक है, नॉर्मल लाइन है कि ये जो योजना है, ये जो योजना बनाएगी कि भाई ऐसे ऐसे हम चुनाव करवाएंगे, ऐसे ऐसे संघीय व्यवस्था रहेगी, तो आप इसको स्वीकार करो। तो स्वीकार किया, 6 जून को कर लिया सबने। सबने मतलब मुस्लिम लीग, सिख समुदाय सबने कर लिया। 25 जून को अकेले किसने किया था? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने इसको बाद में स्वीकृत किया। अब जब भैया स्वीकृत हुआ तो भाई साहब सीधी सी बात है, चुनाव होंगे। और चुनाव हो गए जुलाई 1940 में। चलिए मैं यहां लिख देता हूं इसको, आप इसको ढंग से समझना, क्लियर। जुलाई 1940 में चुनाव हुए।
जुलाई 1940 में चुनाव हुए। 389 लोगों पर कैसे कैसे चुन करके आए? 208 तो कांग्रेस के, 208 तो कांग्रेस के चुन करके आए। उसके बाद 73 मुस्लिम लीग के। भाई ये जो लोग हैं जो चुन करके आए 389 उनकी बात कर रहे हैं। 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और निर्दलीय थे 8 थे निर्दलीय। जब इतना याद रखना, 8 निर्दलीय थे, सब एक एक थे जितने भी थे, मतलब सब नहीं एक और रह गए। कितने हुए? 8 और 7, 8 और 3 11, 11 और 8 19 और ये हो गए सब 200 389। कितने हो गए? 389 हो गए। हाँ इसमें याद रखना 8 जो निर्दलीय थे ना वो सब एक एक थे, एक एक, हाँ एक एक थे, अपने अपने दल के एक एक व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति चुन करके आए। 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और 8 निर्दलीय लोगों के, ये लोग चुन करके आए साहब। सर्वाधिक निर्वाचित आए थे यूपी से, इतना याद रखना। सर्वाधिक निर्वाचित आए थे यूपी से, सर्वाधिक मनोनीत आए थे मैसूर कर्नाटक से, मैसूर रियासत से। भाई रियासतों से तो मनोनीत आएंगे ना, जो रियासतें 93 वो तो मनोनीत आएंगे। तो सबसे ज्यादा मनोनीत आए थे रियासतों से, तो रियासतों से मनोनीत आए थे मैसूर कर्नाटक से। और अगर प्रांतों में सबसे ज्यादा चुनाव हुआ था तो वो हुए थे यूपी से, निर्वाचित होकर के आए थे सर्वाधिक यूपी से, ठीक है ना भाई। अब ये लोग सदस्य बन गए। अब इनको संविधान बनाना है। क्या बनाना है इनको? संविधान। लेकिन 16 अगस्त 1940 को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने, 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस बनाया। सीधी कार्यवाही दिवस मनाया, जिसके तहत इन्होंने भारतीय संविधान सभा का, भारत का, भारतीय संप्रदायों का अच्छे ढंग से विरोध किया और भारत में कई जगहों पर बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए इस मुस्लिम लीग के चक्कर में। यानी कि पाकिस्तान की मांग है, हमको पाकिस्तान चाहिए डायरेक्ट, हमको नहीं मतलब इस संविधान सभा से, क्योंकि 73 लोग ही निर्वाचित होकर के आए हैं। तो 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और इसके तहत भारत में अलग अलग तरीके के दंगे हुए। इन दंगों के बाद भी भाई सदस्य तो थे, अभी तो चुनाव तो हो ही चुका है, इन दंगों के बाद भी अब हुई संविधान सभा की बैठकें। चलिए बात करते हैं संविधान सभा की बैठकों के बारे में। एक दो बैठकें मैं आज की क्लास में करा देता हूं, बाकी का हम अन्य बैठकें कल करेंगे, ठीक है ना। आजाद कर लेते हैं देश को आज की क्लास में, फिर हम आगे चर्चा करेंगे संविधान सभा की समितियों से, ठीक है ना सर। चलिए साहब, अब क्या हुआ कि जब ये चीज हो गई तो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 को। याद रखना प्रथम बैठक संविधान की कब से कब तक हुई थी? तो 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक रही थी। 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक रही थी, 1940 में रही थी। पहली बैठक हुई, प्रथम बैठक में पहली बैठक, ठीक है ना, अलग अलग है याद रखना। पहले दिन बैठे प्रथम बैठक में, यानी कि प्रथम जो सभा है वो प्रथम जो सभा का जो दिनांक है वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चली। इसमें पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले दिन ये बैठे 9 दिसंबर को, और 9 दिसंबर के दिन यह बैठक हुई थी दिल्ली में। यह बैठक कहां हुई थी? दिल्ली में। और दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए साहब संविधान सभा का सबसे पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जो अस्थायी थे उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लिख लेना, प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने दिया था। इनको अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? जेबी कृपलानी ने दिया था। लिख लीजिए, इनको अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? जेबी कृपलानी ने दिया था। किसने दिया था साहब? जेबी कृपलानी ने। इसमें याद रखना मुस्लिम लीग नहीं आई थी, हैदराबाद रियासत से कोई नहीं आया था, केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया था।
207 सदस्यों ने भाग लिया या प्रमाण जारी किए। पहली बैठक में 207 सदस्य आए थे। सत्यनारायण सिन्हा को जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, प्रथम बैठक के दौरान पहले दिन की बैठक दिल्ली में हुई थी। क्लियर है। मुस्लिम लीग नहीं आई थी, हैदराबाद रियासत का कोई भी सदस्य नहीं आया था, लेकिन अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गठन में जितने भी मंत्री बनाए गए थे अंतरिम सरकार में, प्रमुख मंत्री आपको बताइए, जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध या विदेश मंत्रालय दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना मंत्रालय दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, या आप किसी भी किताब से बोल करके इनको लिख सकते हैं। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहली सरकार का गठन हुआ था। वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य कौन था? माउंटबेटन। ठीक है ना भाई। अब दूसरी बैठक, वो मैं बता दूंगा, इसको बाद में लिख दूंगा, तब समझ में आ जाएगा आपके। पहले हम बैठकों के हिसाब से पढ़ लेते हैं। दूसरी बैठक, पहली बैठक में दूसरे दिन की बैठक। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940। 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद, जो अंततः फिर अध्यक्ष रहे। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसमें भी आपको पता है, इसमें प्रस्ताव जेबी कृपला ने दिया था। राजेंद्र प्रसाद का प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, और उसका अनुमोदन किया था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने अनुमोदन किया था, प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी में जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे दिन की बैठक में ही पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव को दिया था, मतलब पेश किया था कि क्या क्या होगा संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना। तो उद्देश्य को हम उद्देशिका भी बोलते हैं, तो लिख सकता हूं मैं उद्देशिका। उद्देशिका प्रस्तावना को पेश किया। किसने पेश किया उद्देशिका प्रस्तावना को? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। कब किया? 11 दिसंबर 1940 को इन्होंने पेश किया। पढ़कर सुनाया राधा कृष्णन जी ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसको पढ़कर के सुनाया था। इसीलिए संविधान सभा का प्रथम वक्ता कहा जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम वक्ता कहा जाता है संविधान सभा का। तो कब की बैठक है? 11 दिसंबर 1940 की है। कब की बैठक है? 1940 की है। इसमें याद रखना, फिर 23 दिसंबर तक 2-3 बैठकें और हुई, जिसमें 16 दिसंबर को एक बैठक हुई थी। ठीक है ना, 16 दिसंबर को अगली बैठक हुई थी 1940 में। इसके बाद 21 दिसंबर को भी बैठक हुई थी 1940 में। फिर 23 दिसंबर को भी बैठक हुई थी। ऐसे 4-5 बैठकें हुई इसमें ना तो मुस्लिम लीग आई ना कोई और आया। ठीक है ना भाई। तो ये कब की बात है? पहली बैठक की बात है। कब की बात है? पहली बैठक में। ये जो बैठक है मुख्य बैठक मैंने आपको दोनों करा दी। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा बन रही है, अध्यक्ष बन गए हैं, उद्देशिका बन गई है। भाई हमको कैसे कैसे संविधान बनाना है, वही उद्देशिका और प्रस्ताव है, किसके लिए बनानी है, उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, ज्यादा इसलिए है क्या, दूसरी बैठक। अब हम बात करते हैं सर दूसरी बैठक के बारे में। दूसरी बैठक जो है, भारतीय संविधान की दूसरी बैठक 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी 1947 तक रही। 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी 1947 तक रही दूसरी बैठक। इसमें 20 जनवरी को बैठक होनी थी, लेकिन मुस्लिम लीग फिर नहीं आई, और मुस्लिम लीग जब दोबारा नहीं आई तो ये बैठक मतलब हुई नहीं थी 20 जनवरी को। पहली बैठक होनी थी, दूसरी बैठक में पहले दिन की बैठक होनी थी। अगली बैठक हुई 22 जनवरी 1947 को। देखिए एक एक लाइन को इंपोर्टेंट है, एक एक लाइन का इंपोर्टेंस है सर। 22 जनवरी 1947 को बैठक हुई, दूसरी बैठक में बैठक हुई जिसमें हरेंद्र कुमार मुखर्जी
हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का उपाध्यक्ष दूसरी बैठक में 22 जनवरी 1947 की बैठक में हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बनाया गया था और प्रस्तावना को अंगीकार किया था। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना को अंगीकृत कब किया था, कि मान लिया था कि ये संविधान है, संविधान की सभा है जिसमें हम प्रस्तावना बनाए, मतलब ये संविधान की सभा का अंग है, प्रस्तावना को अंगीकृत कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। इसी दिन प्रस्तावना पर पहली बार बहस हुई और इसी दिन प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया और उपाध्यक्ष बनाया गया था हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। अब इसके बाद एटली का घोषणा पत्र आता है। एटली का घोषणा पत्र आता है। एटली का घोषणा पत्र आता है 20 फरवरी 1947 को और यह कहता है, 20 फरवरी 1947 को कहता है और कहता है कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर दूंगा। भारत को आजाद कर दूंगा। किसने कहा? क्लीमेंट एटली घोषणा पत्र। क्लीमेंट एटली घोषणा पत्र में 20 फरवरी 1947 को घोषणा पत्र आता है और इसके तहत जून 1948 तक भारत को आजाद करने का आश्वासन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा दिया जाता है। फिर इस संविधान सभा की